नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री से। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 17। ठीक है, हिस्ट्री से आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट कौन सा रहेगा। आज का 17 रहेगा दोस्तों, और पेपर हम देखेंगे आज सेकेंड। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलो कि यहाँ पर दोस्तों अब समय जो है आपका कम बचा है, तो यहाँ पर जितना हो सके जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन आप जो है देखें। और हमारा प्रयास यही है दोस्तों कि हम फर्स्ट सेकंड दोनों के आपको जो है प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपको दोस्तों काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मेमोयर्स ऑफ द जोलोन नामक संस्मरण किस फ्रांसीसी यात्री का है। आपको यहाँ पर दोस्तों संस्मरण दिया गया है, ठीक है, और किस फ्रांसीसी यात्री का है पूछा है। ठीक है, मेमोयर्स ऑफ द जोलोन, ये क्या है, एक संस्मरण है, और किस फ्रांसीसी यात्री का है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, बर्नियर, टेवर्नियर, विक्टर जैकमो, या फिर जा बैप्टिस्ट लाट। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो दोस्तों ये संस्मरण जो है किसका है, तो ये है दोस्तों जा बैप्टिस्ट लाट का। ठीक है, ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलो, तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है दोस्तों आप अच्छे से ध्यान से देखें, उसके बाद ही दोस्तों आंसर करें। ठीक है, साथ ही साथ आंसर करना है, और कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ बैप्टिस्ट लाट का जो है दोस्तों संस्मरण है, और ये कौन थे दोस्तों अगर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, जहाँ बैप्टिस्ट लाट जो थे ये एक फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी थे दोस्तों। कौन थे, फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी। ठीक है, फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी थे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि ये किसके दरबार में आए थे। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि जो है जहाँ बैप्टिस्ट लाट जो है ये किसके दरबार में आए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा शुजा-उद-दौला। किसके दरबार में आए थे, शुजा-उद-दौला के दरबार में। ठीक है, शुजा-उद-दौला नाम सुना होगा शुजा-उद-दौला का। कौन था शुजा-उद-दौला दोस्तों, तो शुजा-उद-दौला दोस्तों ये थे अवध के नवाब थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जापान ने रूस को कब पराजित किया था। 1894, 1905, 1914 या फिर 1931। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, जापान ने रूस को कब पराजित किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 1905। ठीक है, 1905 में जो है जापान ने रूस को पराजित किया था। ठीक है, इस युद्ध को दोस्तों क्या कहा जाता है, रूस जापान युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, रूस रूस जापान युद्ध। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के वाइसराय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये आप सभी जानते हैं 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था दोस्तों। ठीक है, इस समय भारत के जो वाइसराय थे कौन थे, वाइसराय या गवर्नर जनरल कौन थे बताइए। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड केनी, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड एल्गिन। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के वाइसराय गवर्नर जनरल थे दोस्तों, कौन थे, लॉर्ड केनिंग थे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपको पूछा जा सकता है लॉर्ड केनिंग का जो है शासन कब से कब तक रहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो लॉर्ड केनिंग का जो शासन रहा दोस्तों रहा 1856 से आपका 1862 तक। ठीक है, इनकी 1856 से लेकर 1862 जो है 62 तक इनका शासन रहा दोस्तों, लॉर्ड केनिंग का। ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, इनके कार्यकाल में जो है एक भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। कौन सा हुआ था बताइए। इनके शासनकाल में जो है एक भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था।
ठीक है, 1858 का। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, ठीक है, भारत शासन अधिनियम, आपको पूछ लिया जाएगा कि 1858 का भारत शासन अधिनियम जो है किसके कार्यकाल में पारित हुआ, तो आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड केनी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान कुमाऊं में स्थापित स्वराज आश्रम कहाँ स्थित था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड जीके से आपका। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान कुमाऊं में स्थापित स्वराज आश्रम कहाँ स्थित था? अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी, रानीखेत। चलिए आंसर कीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। असहयोग आंदोलन आप जानते हैं कब हुआ था? 1920। ठीक है, 1920 के दौरान जो है आपको पूछा गया है कुमाऊं में स्वराज आश्रम कहाँ स्थापित था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4 का, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हल्द्वानी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान कुमाऊं में स्थापित स्वराज आश्रम कहाँ था? ये हल्द्वानी में था दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई और किसने की। ठीक है, तो दोस्तों जो ये स्वराज आश्रम है, ठीक है, स्वराज आश्रम की स्थापना कब हुई अगर पूछा जाएगा तो आंसर करेंगे 1921। ठीक है, 1921 में जो है स्वराज आश्रम की स्थापना हुई दोस्तों हल्द्वानी में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई अगर आपको पूछा जाएगा तो आंसर रहेगा विक्टर मोहन जोशी। ठीक है, विक्टर मोहन, ठीक है, विक्टर मोहन जोशी। तो पेन जो है प्रॉपरली नहीं चल रही। ठीक है, विक्टर मोहन जोशी याद रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको याद रखना है स्वराज आश्रम कहाँ है कुमाऊं में, तो हल्द्वानी में है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है किसने की? इसकी स्थापना विक्टर मोहन जोशी ने कब की? 1921 में। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखने। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों आपको आंसर करना है मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि को जो है सबसे पहले किसने पढ़ा था? चलिए आंसर कीजिए। मेसोपोटामिया की जो कीलाकार लिपि थी, मैंने इसके बारे में आपको बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में, तो ये सबसे पहले किसने पढ़ा था? ये क्वेश्चन जो है कल जो मैंने आपको कराया था प्रैक्टिस सेट उसमें था। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा राइट आंसर अगर याद आ रहा होगा आपको तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका हेनरी रॉलिंसन। कल बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मेसोपोटामिया की जो कीलाकार लिपि है इसको सबसे पहले जो है हेनरी रॉलिंसन ने पढ़ा था। कब पढ़ा था अगर पूछा जाएगा तो 1830-40 के आसपास। ठीक है, 1830-40, 1830-40 के आसपास जो है इसको जो है इन्होंने पढ़ा था। ठीक है, ये दोस्तों जो कीलाकार लिपि थी, ठीक है, ये कीलाकार लिपि जो है विश्व की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है दोस्तों, जिसे सुमेरियाई सभ्यता द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया इसे? ठीक है, सुमेरियाई, ठीक है, सुमेरियाई सभ्यता। ठीक है, सुमेरियाई सभ्यता द्वारा इसको क्या किया गया? विकसित किया गया था। ठीक है, और इसे मैंने बताया था आपको, इसे गीली मिट्टी की पट्टिकाओं पर इसको उकेरा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, 1925 के कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से किसे सजा नहीं हुई थी? नहीं हुई थी बताना है। आप जानते हैं कानपुर षड्यंत्र जो केस हुआ था ये हुआ था 1925 में। ठीक है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे जो है इसमें सजा नहीं हुई थी। ठीक है, ऑप्शन देखिए, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी या फिर भगवती चरण बोहरा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर करना है कानपुर षड्यंत्र केस में किसे जो है सजा नहीं हुई थी। साथ ही साथ ध्यान रखना है जो कानपुर षड्यंत्र केस हुआ था ये कब हुआ था? 1925, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसमें सजा जो है दोस्तों मुजफ्फर अहमद को हुई थी इसमें सजा। ठीक है, शौकत उस्मानी को भी हुई थी, नलिनी गुप्ता को भी हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भगवती चरण वोहरा, डी ऑप्शन जो है आपका, इनको जो है सजा नहीं हुई थी दोस्तों इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कानपुर जो षड्यंत्र केस है दोस्तों
1924-25 में हुआ था ये लगभग। ठीक है, तो आंसर आप 25 करेंगे। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में पूछा जाए तो दोस्तों ये जो है मुख्य रूप से भारत में जो है कम्युनिस्ट आंदोलन को कुचलने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए, तो आपको आप जो है पता होगा। ठीक है, राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जो है किस वर्ष हुई है? 1919, 1920, 1924 या फिर 1945? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का आपको बताना है राष्ट्र संघ की स्थापना जो है किस वर्ष हुई। तो यहाँ पर 7 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का? 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1920। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 1920। ठीक है, पूरा इसको याद रखेंगे। 10 जनवरी 1920 को जो है दोस्तों राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों भविष्य के युद्धों को रोकना, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत द्वारा हल करना था। ठीक है, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ है, राष्ट्र संघ जो है इसका जो मुख्यालय था दोस्तों, ये कहाँ था पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, इसका जो मुख्यालय था, ठीक है, मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ था राष्ट्र संघ का? तो याद रखेंगे इसका जो मुख्यालय था वो था जिनेवा में। कहाँ था? जिनेवा में था, यानी कि आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो आपने पढ़ा है, पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको आंसर कीजिए। शक्ति की पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो सिद्धांत है किसने दिया है? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू या फिर डिडरो? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, शक्ति के पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत जो है मॉन्टेस्क्यू ने दिया था दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ मॉन्टेस्क्यू कौन था दोस्तों? आप सभी जानते हैं, ये क्या था? फ्रांसीसी विचारक था। क्या था? फ्रांसीसी विचारक। ठीक है, फ्रांसीसी विचारक था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या था? फ्रांसीसी विचारक था जिसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों। ठीक है, इनकी पुस्तक आपको याद रखना है। ठीक है, वॉल्टेयर की जो मॉन्टेस्क्यू की जो पुस्तक थी दोस्तों, क्या थी? द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज पूछा जाएगा आपको। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है दोस्तों मॉन्टेस्क्यू की। ठीक है, इसी पुस्तक में दोस्तों इन्होंने जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जो है इन्होंने इसी बुक में दिया। किस में दिया? द स्पिरिट ऑफ लॉज में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चल, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपका उत्तराखंड से है। ठीक है, उत्तराखंड जीके से। तो यहाँ पर देखिए 9 का आंसर कीजिए। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह रावत। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो मैती आंदोलन चला दोस्तों, इसके प्रवर्तक कौन थे? कल्याण सिंह रावत थे दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, मैती आंदोलन की शुरुआत आपको पूछा जा सकता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों मैती आंदोलन की। क्या था दोस्तों ये मैती आंदोलन? ठीक है, और ये कहाँ से चला? ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मैती आंदोलन जो है दोस्तों ये कहाँ से चला अगर आपको पूछा जाएगा तो ये चला था चमोली जिले के ग्वालदम इंटर कॉलेज से। ठीक है, चमोली के अगर जिला पूछा जाएगा तो चमोली। ठीक है, अगर प्लेस पूछा जाएगा वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चमोली जिले के ग्वालदम
ग्वालदम इंटर कॉलेज से, ठीक है, ग्वालदम इंटर कॉलेज से दोस्तों ये जो है मैती आंदोलन चला दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है मैती का मतलब क्या होता है। मैती का मतलब होता है मायका, ठीक है। मैती का मतलब क्या होता है, मायका होता है, ठीक है। मायका यानी कि माता पिता का घर, ठीक है। इसमें क्या होता था, विवाह के समय जो है दूल्हा दुल्हन क्या करते थे, एक फलदार पौधा जो है उसको रोकते थे, यानी कि फलदार पौधे को रोकते थे, ठीक है। एक दोस्तों आपको याद रखना है मैती आंदोलन के अंतर्गत क्या था, ठीक है। मैती का अर्थ है मायका, यानी कि माता पिता का घर। इसमें विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा एक फलदार पौधा रोपा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको कहाँ से चला, कब चला, किसने चलाया, ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इसके जो मैती आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं कल्याण सिंह रावत। ये आंदोलन चला था 1995 में चमोली जिले के ग्वालदम इंटर कॉलेज से, ठीक है, जिसका उद्देश्य दोस्तों पर्यावरण संरक्षण को भावात्मक परंपरा से जोड़ना था, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, सिखों के किस गुरु ने मिसल नामक जो है दोस्तों व्यवस्था शुरू की थी। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये भी मैंने आपको करा रखा है। गुरु गोविंद सिंह, जस्सा सिंह अहलूवालिया, रणजीत सिंह या फिर बंदा बहादुर। सिखों के किस गुरु ने मिसल व्यवस्था की शुरुआत की थी, क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों एक मिसल जो है आपका क्या है, ये एक आपका अरबी शब्द है। क्या है, एक अरबी शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका क्या होता है, समान या बराबर, इक्वल जिसको हम कहते हैं, समान या कह सकते हैं बराबर, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो मिसल व्यवस्था जो है इसकी शुरुआत किसने की थी, किस सिख गुरु ने की थी, ठीक है। और मिसल का मतलब आप समझ गए, इसका जो है मतलब होता है तो क्या होता है, समान यानी कि बराबर होता है इसका मतलब, ठीक है। अरबी शब्द है जिसका अर्थ है समान या बराबर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये मिसल व्यवस्था दोस्तों शुरू की थी, किसने की थी, जस्सा सिंह अहलूवालिया, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है जो अहलूवालिया थे, जस्सा सिंह अहलूवालिया, इन्होंने दोस्तों क्या किया, इन्होंने सिख समूहों को जो है 12 स्वतंत्र मिसलों में व्यवस्थित किया। मिसलों का मतलब, मिसल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जत्थों में, जत्थों कह सकते हो ना, जत्थों में जो है, ठीक है। क्या किया, जस्सा सिंह अहलूवालिया ने दोस्तों क्या किया, इन्होंने सिख समूहों को जो है 12 स्वतंत्र जत्थों में व्यवस्थित किया, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है मिसल व्यवस्था, याद रखेंगे अहलूवालिया का नाम, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रथम सचिव कौन थे, चलिए आंसर कीजिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके प्रथम सचिव कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीनिवास शास्त्री, हृदयनाथ कुंजरू या फिर जी के देवधर। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रथम सचिव कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये तो सचिव पूछा है आपको, ठीक है, अगर आपको इसका अध्यक्ष पूछा जाए, ठीक है, तब क्या आंसर करेंगे आप, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष भी कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये प्रथम सचिव और संस्थापक थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो है स्थापना कब हुई, ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1905 में, ठीक है, कब हुई थी, 1905 में स्थापना हुई थी दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। और अगर आप पूछा जाए कहाँ हुई थी, तो आंसर करेंगे पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी चीज़ें, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की प्रथम सचिव और संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। इस संस्था की स्थापना जो है 1905 में कहाँ हुई, पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना था। क्या था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको।
चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि जो है किस वर्ष धारण की थी? आंसर कीजिए। 1858, 1876, 1877 या फिर 1885। महारानी विक्टोरिया ने जो है भारत की साम्राज्ञी जो है ये उपाधि जो है कब किस वर्ष धारण की थी? क्या हो जाएगा राइट आंसर 12 का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 12 का क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा 1876। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे, महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि जो है 1876 में ये उपाधि धारण की थी। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है भारत में इसकी जो औपचारिक घोषणा हुई, ठीक है, इसकी भारत में अगर बात करें तो भारत में औपचारिक घोषणा जो है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, औपचारिक घोषणा जो है भारत में कब हुई, तो ये भी ध्यान में रखना है। भारत में इसकी औपचारिक घोषणा हुई थी 1877 में। ठीक है, 1877 में जो है भारत में इसकी घोषणा की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा? किसके उसमें किया गया था? लॉर्ड लिटन द्वारा जो है दिल्ली दरबार में किया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन द्वारा जो है कहाँ किया गया था? दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार में। ठीक है, सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि जो है 1876 में धारण की और भारत में इसकी औपचारिक घोषणा जो है 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। 13 है दोस्तों, पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है इटली के किस शहर से माना जाता है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है इटली के किस शहर से हुआ? रोम, वेनिस, फ्लोरेंस या फिर मिलान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 13 का दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए? फ्लोरेंस। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इटली के फ्लोरेंस शहर से दोस्तों माना जाता है पुनर्जागरण का प्रारंभ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और पुनर्जागरण दोस्तों आप जानते हैं, मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से बताया है। ठीक है, पुनर्जागरण जो है इसमें जो है मैंने बताया था आपको कि पुनर्जागरण किस प्रकार से इटली से प्रारंभ होकर जो है किस प्रकार से फिर फ्रांस और फिर इंग्लैंड गया। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने आपको एक मेडिसी फैमिली भी बताया था। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश की क्लास, अगर इंग्लिश आपने देखा होगा क्लासेस, तो वहाँ पर भी बताया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखने हैं, बस अधिक से अधिक क्वेश्चन आप देख पाओ, क्योंकि टाइम जो है अब कम है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है प्रैक्टिस करो। ठीक है, पुराने पेपर आप देखें, जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उनको भी देखें साथ ही साथ। चलिए यहाँ पर 14 का आंसर करेंगे। 14 है दोस्तों, मंगोलों की वह सैन्य प्रणाली जिसमें सैनिकों को जो है 10, 100, 1000 की इकाइयों में बांटा गया था, क्या कहलाती थी? दशमलव पद्धति, तुमैन प्रणाली, एकता प्रणाली, जागीरदारी। क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपने बताना है, मंगोलों का बताना है। मंगोलों की कौन सी सैन्य प्रणाली ऐसी थी जिसमें सैनिकों को जो है 100, 10, 100 और 1000 की इकाइयों में बांटा गया था? तो कौन सी ये प्रणाली थी दोस्तों? दशमलव प्रणाली थी या दशमलव पद्धति, तुमैन प्रणाली, एकता प्रणाली या फिर जागीरदारी? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का, क्या हो जाएगा? दशमलव प्रणाली। ठीक है, या दशमलव पद्धति। ठीक है, ये कैसी पद्धति थी जिसमें सैनिकों को क्या किया जाता था? 10, 100 और 1000 में इकाइयों में बांटा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और ये दोस्तों, ये जो सैन्य प्रणाली है आपका, दशमलव जो प्रणाली है, इसको दोस्तों अगर पूछा जाएगा आपको, इसको जो है किसने जो है अपनाया था, तो नाम याद रखेंगे, चंगेज खां का। ठीक है, चंगेज खान। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जो है दोस्तों चंगेज खान ने अपनी सेना को संगठित करने के लिए इस पद्धति को अपनाया था। ठीक है, और कैसी पद्धति थी दशमलव पद्धति? इसमें सैनिकों को क्या किया जाता था? 10, 100 और 1000 की इकाइयों में बांटा जाता था। ठीक है, ऐसे याद रखें। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, 1932 के पूना पैक्ट पर जो है गांधी जी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, आप सभी जानते हैं पूना पैक्ट। ठीक है, 1932 गांधी जी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए इसमें? महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर या फिर सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो है ये समझौता दोस्तों कब हुआ था? ठीक है, पूना पैक्ट, ठीक है, ये 1932 के साथ साथ याद रखेंगे जो पूना पैक्ट ये समझौता था ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, पूरा आप डेट सीरीज को याद रखेंगे, 24 सितंबर 1932। ठीक है, ये एक समझौता था दोस्तों पूना पैक्ट। ठीक है, इसमें क्या था इस समझौते में? ठीक है, साथ ही साथ जो है आपको पूछा जा सकता है ये समझौता जो है कहाँ पर जो है हुआ था? ठीक है, ये हुआ था पुणे में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी की ओर से जो है इसमें हस्ताक्षर किसने किए थे? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो पूना पैक्ट है इस पर जो है गांधी जी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल यानी कि पुणे में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच जो है दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व को लेकर हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था अगर पूछा जाएगा तो? ये हुआ था दोस्तों, किसके बीच हुआ था? गांधी और किसके बीच हुआ था? बी आर अम्बेडकर के बीच। बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चल, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करना है, इल्बर्ट बिल विवाद जो है किस वायसराय के काल में हुआ? आपको बताना है इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये कब जो है किसके काल में हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन होगा, लॉर्ड रिपन होगा, लॉर्ड डफरिन होगा या फिर लॉर्ड लैंसडाउन होगा। तो यहाँ पर आपको इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये किस वायसराय के काल में हुआ? तो 16 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। इल्बर्ट बिल विवाद जो है वायसराय लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ जो है ये जो आपको याद रखना है इसमें कि जो ये इल्बर्ट बिल है दोस्तों, इल्बर्ट बिल ये विधेयक जो है कब जो है प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बिल जो है प्रस्तुत किया गया था दोस्तों 1883 में। 1883 में ये बिल जो है क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सीपी इल्बर्ट के द्वारा। ठीक है, सीपी इल्बर्ट के द्वारा। ठीक है, सीपी इल्बर्ट कौन थे दोस्तों? सीपी इल्बर्ट जो है दोस्तों ये विधि सदस्य थे उस समय। ठीक है, जिसका उद्देश्य था दोस्तों भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देना था, इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, इल्बर्ट बिल का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है देखिए, इल्बर्ट बिल जो है ये विवाद जो है दोस्तों ये किसके काल में हुआ अगर पूछा जाएगा तो आंसर रहेगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, साथ ही साथ जो इल्बर्ट बिल विवाद था तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि इल्बर्ट बिल जो है कब प्रस्तुत किया? ठीक है, तो याद रखना ये कब प्रस्तुत किया? 1883 यानी कि 1883 में ये प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? विधि सदस्य थे दोस्तों सीपी इल्बर्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, ये मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, मंगोल साम्राज्य में यास क्या था? चलिए आंसर कीजिए, मंगोल साम्राज्य में यास क्या था दोस्तों? एक कर प्रणाली थी, दंड संहिता, धार्मिक ग्रंथ या फिर व्यापारिक मार्ग। क्या था दोस्तों ये मंगोल साम्राज्य में यास? दोस्तों याद रखेंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर 17 का? मंगोल साम्राज्य में दोस्तों यास जो है ये एक दंड संहिता थी या कह सकते हैं एक दंड विधि थी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों।
मंगोल साम्राज्य में यास क्या था? एक दंड संहिता, यानी कि एक दंड विधि थी। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है ये जो है क्या था, किसने इसको जो है इस संहिता को जो है शुरू किया? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे चंगेज खान का नाम। ठीक है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे चंगेज खान का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चंगेज खान ने क्या किया दोस्तों? देखिए, चंगेज खान ने दोस्तों इसको प्रतिपादित किया, और इसमें क्या था दोस्तों? इसमें नियम और कानून थे। ठीक है, नियम और कानूनों का जो है एक संग्रह था ये। यास क्या था? नियम कानूनों का संग्रह, और इसमें काफी कठोर नियम थे दोस्तों। ठीक है, नियम कानूनों का, ठीक है सॉरी, कानूनों का संग्रह था ये। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए यास क्या था, तो ये जो है नियम कानूनों का संग्रह था। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है ये काफ़ी जो है कठोर जो है इसमें नियम थे। ठीक है, याद रखेंगे। इसको जो है क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको मंगोल साम्राज्य का संविधान भी माना जाता है। ठीक है, यास को क्या माना जाता है? मंगोल साम्राज्य का संविधान। पूछ लिया जाएगा आपको कि मंगोल साम्राज्य का संविधान किसे माना जाता है? ठीक है, तो मंगोल साम्राज्य का संविधान माना जाता है यास को। ठीक है, यास क्या है? एक दंड संहिता है, यानी कि एक नियम कानूनों का एक संग्रह है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है इसमें जो है क्या था? इसमें जो कबीलाई जो समाज था, ठीक है, इसमें कबीलाई समाज था, उसके रीति रिवाजों, सैन्य अनुशासन, डाक प्रणाली, और इसके बारे में जो है काफ़ी जो है इसमें कठोर नियम शामिल थे। और अगर इसमें ऐसा था दोस्तों, अगर कोई इसका पालन नहीं करता है, ठीक है, अगर कोई मंगोल इसको आक्रमण नहीं यानी कि प्रत्येक कोई भी मंगोल जो है अगर इसको पालन नहीं करता है इस नियम का, तो क्या था? उसके लिए दोस्तों दंड का प्रावधान था, यानी कि उल्लंघन करने पर इसमें दोस्तों मृत्यु दंड का प्रावधान था। काफ़ी कठोर जो है इसमें नियम थे। ठीक है, याद रखेंगे यास। ठीक है, क्लियर है? इसमें जो है कबीलाई रीति रिवाजों, सैन्य अनुशासन, डाक प्रणाली और उत्तराधिकार से संबंधित कठोर नियम शामिल थे। इसका पालन करना दोस्तों प्रत्येक मंगोल के लिए क्या था? अनिवार्य था। ठीक है, अगर कोई इसका उल्लंघन करता था तो उसके लिए जो है मृत्यु दंड का प्रावधान था दोस्तों। तो काफी कठोर नियम था दोस्तों, ये कठोर नियमों का संग्रह था। ध्यान रखेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के दौरान भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो 18 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका जेम्स वाट। ठीक है, जेम्स वाट ने दोस्तों भाप के इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है सारे फैक्ट जो है याद रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हिस्ट्री है दोस्तों, काफ़ी यहाँ पर आपका सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा है हिस्ट्री में। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि इसको आप आपके जो डेट है एग्ज़ाम की उससे पहले करा पाएँ। तो इसलिए जो है आपके जो है प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट किए हैं, जिसके माध्यम से दोस्तों मैं आपको जो है सिलेबस से जो है आपके जितने भी टॉपिक हैं वहाँ से क्वेश्चन जो है लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, चलिए, नहीं तो मैं दोस्तों ये आपका करवा देता, आपका सिलेबस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप मेरे उसमें जो है दोस्तों अब जितना भी आपको जो है जो रिटन वर्क है इसमें, क्योंकि मैं पीडीएफ से ज़्यादा वर्क नहीं करता हूँ। ठीक है, ज़्यादा मैं जो है हैंड रिटन भी मैं प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों, तो इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए जो है इसकी क्लासेस जो है आगे मैंने कंटिन्यू नहीं रखी। काफ़ी जो है इसमें पूछ रहे थे काफ़ी बच्चे कि सर आगे क्लासेस नहीं चलेंगी हिस्ट्री की जो है, जो डिटेल क्लासेस चल रही थी। तो दोस्तों वो पॉसिबल नहीं है। उसी के बाद दोस्तों मैंने ये समय के अकॉर्डिंग जो है आपका, क्योंकि समय इतना है नहीं, तो इसकी वजह से दोस्तों इस सारे प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर 18 हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति किस चार्टर एक्ट द्वारा की गई? चलिए आंसर कीजिए। आपको बताना है गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति जो है किस चार्टर एक्ट द्वारा की गई? 1793, 1813, 1833 और 1853। ये चार्टर एक्ट आप सारे पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है,
तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, और 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1833। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या था, इस अधिनियम के तहत लॉर्ड मैकाले को जो है दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद में पहले विधि सदस्य यानी कि लॉ मेंबर के रूप में शामिल किया गया था इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस चार्टर के तहत। चलिए अगला देखिए 20 आंसर कीजिए, स्वतंत्र भारत समाचार पत्र के संपादक कौन थे। चलिए आंसर कीजिए। स्वतंत्र भारत जो है एक समाचार पत्र है दोस्तों, इसका संपादक जो है कौन थे, किसने इसका संपादन किया था। ऑप्शन देखिए, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, CS अय्यर या फिर लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर। स्वतंत्र भारत समाचार पत्र के संपादक कौन थे। स्वतंत्र भारत द इंडिपेंडेंट जो समाचार पत्र है दोस्तों, इसका संपादन किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत जो समाचार पत्र है इसके संपादक कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है इस समाचार पत्र की स्थापना कब हुई। ठीक है, इस जो स्वतंत्र भारत समाचार पत्र है दोस्तों, इसकी जो स्थापना वर्ष है इसका 1919 याद रखेंगे। ठीक है, 1919 में ये समाचार पत्र की स्थापना वर्ष है दोस्तों, स्थापना हुई इसकी। ठीक है, कहाँ की गई इसकी स्थापना, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। इस समाचार पत्र की जो है दोस्तों जहाँ से इसका संपादन किया गया, तो याद रखेंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखनी है आपने। ठीक है, कब जो है ये समाचार पत्र की स्थापना वर्ष, और साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू ने जो है इसकी जो है स्थापना कहाँ की, तो इलाहाबाद में की, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है 21। आपको आंसर करना है बांगडुक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में कराया था शायद। ठीक है, बांगडुक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, 1950, 1955, 61 या फिर 65। क्या हो जाएगा राइट आंसर 21 का। बांगडुक सम्मेलन जो है दोस्तों ये हुआ था आपका, कब हुआ था, 1955 में। 1955 में हुआ था बांगडुक सम्मेलन। ठीक है, बांगडुक जो है दोस्तों ये एक शहर है, कहाँ का शहर है, इंडोनेशिया का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंडोनेशिया का जो है एक शहर है बांगडुक। यहाँ पर दोस्तों ये सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, 1955 में। अगर डेट पूछी जाए तो आपको 18 से 24 अप्रैल। ठीक है, 18 से 24 अप्रैल 1955 को दोस्तों याद रखेंगे ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो आपने कई बार पढ़ा है। आपको बताना है यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो कई बार पढ़ा है आपने यूटोपिया, ये पुस्तक किसकी है, थॉमस मोर, इरास्मस, मैकियावेली या फिर शेक्सपियर। क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों यूटोपिया पुस्तक किसकी है, ये है थॉमस मोर की। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, थॉमस मोर। ठीक है, थॉमस मोर ने दोस्तों ये पुस्तक जो है कब प्रकाशित की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूटोपिया पुस्तक को उन्होंने लिखा था दोस्तों, कब लिखा था, कब प्रकाशित की थी, ये 1516 में। ठीक है, 1516 याद रखेंगे। ठीक है, याद रखने के लिए भी आपका अच्छा है। ठीक है, यूटोपिया पुस्तक जो है दोस्तों इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1516 में हुआ था। इसको जो है दोस्तों थॉमस मूर ने किस भाषा में इसको प्रकाशित किया था, ये भी याद रखेंगे, लैटिन भाषा में प्रकाशित हुई थी, लैटिन भाषा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, और यूटोपिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यूटोपिया का मतलब क्या होता है, यूटोपिया शब्द का मतलब होता है न कोई स्थान। ठीक है, यानी कि अच्छा स्थान कह सकते हैं। यूटोपिया मीन्स अच्छा स्थान। ठीक है, अच्छा स्थान। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखने, अगर आपने पढ़ा होगा थॉमस मूर के बारे में, तो थॉमस मूर के बारे में दोस्तों आप सभी जानते होंगे। थॉमस मूर को दोस्तों इनको जो है बाद में जो है इनको क्या कर दिया गया था, मृत्यु दंड दे दिया गया था इनको। ठीक है, ये आपको पता है।
अगर नहीं पता तो आप नोट कर लें। थॉमस मोर जो है एक क्या थे, एक अंग्रेजी वकील और मानवतावादी थे दोस्तों ये, ठीक है। जिन्हें बाद में जो है किसने इनको मृत्युदंड दिया था, किसने जो है सजा का आदेश दिया था इनको, ठीक है, इनके तो याद रखेंगे हेनरी अष्टम का नाम, ठीक है। हेनरी अष्टम ने जो है दोस्तों, ठीक है, हेनरी अष्टम का नाम याद रखेंगे। हेनरी अष्टम के आदेश पर जो है थॉमस मूर को जो है मृत्यु दंड दिया गया था, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको कभी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 23 में आपने आंसर करना है 1886 की ओडिशा अकाल की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो ध्यान रखेंगे उड़ीसा में जो है दोस्तों एक अकाल आया था 1866 के आसपास, तो इसमें दोस्तों इसकी जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला देखिए, पहला है आपका कैंपबेल आयोग, दूसरा देखिए आपका स्ट्रेची आयोग, तीसरा देखिए लायल आयोग, या फिर मैकडोनल आयोग। क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये भी आपको याद रखना है, उड़ीसा में जो अकाल आया था कब आया था आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे उड़ीसा में जो अकाल आया था दोस्तों वो आया था 1866 में, ठीक है। तो इसकी जांच के लिए जो आयोग बना था, कौन सा आयोग बना था, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा कैंपबेल आयोग बना था दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखेंगे उड़ीसा अकाल की जांच के लिए कौन सा आयोग बना था, कैंपबेल आयोग, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखेंगे इस आयोग की अध्यक्षता जो है किसने की, जॉर्ज कैंपबेल ने की थी, ठीक है। अध्यक्षता अगर पूछा जाए, ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है, ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता है, ठीक है, अध्यक्षता, ठीक है, अध्यक्षता किसने की, तो याद रखेंगे जॉर्ज कैंपबेल ने, इसीलिए इस आयोग का नाम जो है कैंपबेल आयोग पड़ा, ठीक है। जॉर्ज कैंपबेल, कैंपबेल, ठीक है, क्लियर है। तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है, इस आयोग की अध्यक्षता जॉर्ज कैंपबेल ने की दोस्तों, ठीक है। ये काफी भीषण अकाल था दोस्तों जो ओडिशा में आया था। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, प्रकोप का समुद्र भी कहा जाता है, ठीक है। जो उड़ीसा में अकाल आया इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रकोपों का समुद्र या प्रकोप का समुद्र, ठीक है। प्रकोप का आपको पूछ लिया जाएगा कि किस अकाल को जो है प्रकोप का समुद्र कहा जाता है, तो याद रखेंगे उड़ीसा में अकाल आया था जो उसको कहा जाता है, कब आया था, 1866 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी जो है किससे संबंधित है। सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी यानी कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र जिसको कहते हैं, तो दोस्तों किससे संबंधित है, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, बरकतुल्ला, महेंद्र प्रताप, या फिर राज बिहारी बोस। दोस्तों आपने सुना होगा ये रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है ये किससे संबंधित है। तो 24 का क्या हो जाएगा, जिसे हम सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, तो किससे संबंधित है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर हो जाएगा उबैदुल्ला सिंधी, ठीक है, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। जो सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र है, ये किससे संबंधित है, ये मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो रेशमी रुमाल षड्यंत्र हुआ था, पूछा जा सकता है आपको ये कब हुआ था, ठीक है। तो ये दोस्तों जो षड्यंत्र हुआ था ये हुआ था 1913 से लेकर 1915 के बीच में, ठीक है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है दोस्तों ये षड्यंत्र हुआ था, ठीक। ध्यान रखेंगे इसको। जिसमें दोस्तों क्या हुआ था, जिसमें देवबंद के नेताओं ने जो है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए तुर्की और अफगानिस्तान से सहायता मांगी थी, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या होता था, रेशमी रुमाल षड्यंत्र में गुप्त संदेश जो है दोस्तों इसमें क्या किया जाता था, कपड़े या रुमाल पर जो है फारसी भाषा में इसमें गुप्त संदेश लिखे जाते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 में आंसर करना है, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है कब प्रस्तुत किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आपको बताना है ब्रिटिश संसद में जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है कब प्रस्तुत किया गया था।
ऑप्शन देखिए 3 जून 1947, 4 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 या फिर 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पर 1947 में तो दोस्तों विधेयक जो है दोस्तों प्रस्तुत हुआ था, लेकिन आपको पूरी डेट भी बतानी है। ठीक है, क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है दोस्तों कब प्रस्तुत किया गया था? 4 जुलाई 1947। ठीक है, 4 जुलाई याद रखेंगे। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है 4 जुलाई 1947 को जो है प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है यह विधेयक जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की सरकार द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। किसके उसमें किया गया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्लीमेंट एटली की सरकार द्वारा जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में दोस्तों इसको जो है पेश किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस अधिनियम के अनुसार जो है आप जानती हैं 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र जो है डोमिनियन की जो है स्थापना का प्रावधान इसमें किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसको जो है शाही स्वीकृति कब मिली थी? इसको, ठीक है, यानी कि जो भारतीय स्वतंत्रता जो विधेयक था इसको जो है शाही स्वीकृति जो मिली थी वो मिली थी दोस्तों, कब मिली थी? 18 जुलाई को। ठीक है, 18 जुलाई 1947। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान रखना है इसको जो है प्रस्तुत कब किया गया था? 4 जुलाई को प्रस्तुत किया गया था 1947, और जो है शाही स्वीकृति इसको मिली 18 जुलाई 1947। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों क्या हुआ था? पाकिस्तान और भारत जो है दो नए जो है स्वतंत्र डोमिनियन की जो है स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 का आंसर कीजिए। पेरियार ईवी रामास्वामी ने आत्मसम्मान आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? देखिए नाम याद रखना है, पेरियार ईवी रामास्वामी ने आत्मसम्मान आंदोलन किस वर्ष जो है शुरू किया? 1920, 1925, 1930 या फिर 1935? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 26, पेरियार ईवी रामास्वामी ने दोस्तों इस आंदोलन को शुरू किया था, आत्मसम्मान आंदोलन। आपको यहाँ पूछ लिया जाएगा कि आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया, तो आंसर हो जाएगा पेरियार ई रामास्वामी। ठीक है, किस वर्ष शुरू करा था ये? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1925। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? पेरियार ई स्वामी ने चलाया। ठीक है, कब से चलाई? 1925 से। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। इस आंदोलन का जो है दोस्तों उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोस्तों द्रविड़ों के आत्मसम्मान की रक्षा करना और ब्राह्मणवादी वर्चस्व व जातिगत भेदभाव का विरोध करना दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है। ठीक है, कल के उसमें या परसों के उसमें मैंने आपको कराया था। ऑप्शन देखिए इसके, क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? क्वेश्चन देखिए, द ट्रिब्यूट के सिद्धांत का व्यवस्थित विवरण पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किस वर्ष प्रकाशित हुआ? आपको बताना है द ट्रिब्यूट के सिद्धांत का व्यवस्थित वर्णन, यानी कि द ट्रिब्यूट सिद्धांत का विवरण जो है दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किस वर्ष प्रकाशित हुआ? चलिए आंसर कीजिए, 27 का क्या हो जाएगा? 1867, 1901, 1905 या फिर 1871? क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये है दोस्तों दादा भाई नौरोजी की पुस्तक। दादा भाई, ठीक है, दादा भाई, आप सभी ने पढ़ा होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों? द ट्रिब्यूट का सिद्धांत जो है इसका व्यवस्थित वर्णन, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1901 में प्रकाशित हुआ था। किस में? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, ग्लास नोस्त और पेरिस्तोइका की नीतियों का संबंध किससे है? ठीक है, देखिए पहले ग्लास नोस्त और पेरेस्टोइका, ये नीतियों का संबंध किससे है? स्टालिन से है या फिर
खुर्चेव से है या फिर मिखाइल गोर्बाचेव से है या फिर एल्तनिस से है, एल्तसिन से है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 का राइट आंसर। दोस्तों देखिए यहाँ पर ग्लासनोस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खुलापन, खुलापन, ठीक। और पेरिस्टोइका का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पुनः निर्माण, ठीक है, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, ठीक, ध्यान रखेंगे। यानी कि ग्लासनोस्ट खुलापन और पेरिस्टोइका पुनर्निर्माण की नीतियों का संबंध दोस्तों ये किससे है, इसका संबंध है मिखाइल गोर्बाचेव से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये नीतियां जो है दोस्तों 1980 के दशक के मध्य जो है सोवियत संघ के सुधारों के लिए लागू की गई थी। कब की गई थी, 1980 में के दशक में जो है इन नीतियों को दोस्तों लागू किया गया था सोवियत संघ में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा पर व्यय हेतु कितनी राशि आवंटित की गई थी। आपको दोस्तों ये बताना है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत जो है शिक्षा पर कितना व्यय किया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बार हुआ था जब ब्रिटिश सरकार ने वैधानिक रूप से भारतीय प्रजा की शिक्षा के लिए उत्तरदायित्व जो है स्वीकार किया था। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो है शिक्षा पर व्यय हेतु कितनी राशि आवंटित की गई थी, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1,00,000, ठीक है। 1,00,000 जो है दोस्तों धनराशि जो है आवंटित की गई थी शिक्षा के लिए, ठीक है। ये पहली बार था दोस्तों जब ब्रिटिश सरकार ने वैधानिक रूप से दोस्तों भारतीय प्रजा की शिक्षा के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार किया था, ठीक है। इस राशि का उपयोग साहित्य के पुनरुद्धार और भारत में विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे। रोमन साम्राज्य में प्रिंसिपेट शासन की स्थापना करने वाला प्रथम सम्राट, ठीक है। प्रिंसिपेट शासन, ठीक है, रोमन साम्राज्य की बात हो रही है। तो रोमन साम्राज्य में प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाला जो है पहला सम्राट कौन था। ऑप्शन देखिए, जूलियस सीजर, ऑगस्टस, ऑक्टेवियन, नीरो या फिर कॉन्स्टेंटाइन। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रोमन साम्राज्य में प्रिंसिपेट शासन व्यवस्था। प्रिंसिपेट का मतलब क्या होता है इसको भी ध्यान में रखेंगे। प्रिंसिपेट जो है एक क्या है आपका, एक ये लैटिन शब्द है, ठीक है। कैसा शब्द है, एक लैटिन शब्द है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रथम नागरिक। प्रिंसिपेट मतलब क्या होता है, प्रथम नागरिक, ठीक है। प्रथम नागरिक का जो शासन है दोस्तों ये शुरू किसने किया था, किस सम्राट का नाम जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर 30 में क्या हो जाएगा आपका, 30 में राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑगस्टस, क्या हो जाएगा, ऑगस्टस ऑक्टेवियन, ठीक है। ध्यान रखेंगे रोमन साम्राज्य में प्रिंसिपेट शासन की स्थापना करने वाला प्रथम सम्राट कौन था, तो अगस्टस ऑक्टेवियन था, ठीक है। यानी कि उन्होंने किस प्रकार का जो शासन स्थापित किया था, प्रिंसिपेट यानी कि प्रथम नागरिक, यानी कि इसमें सम्राट को जो है इसने जो है सम्राट को जो है निरंकुश होते हुए भी जो है गणतंत्रात्मक आवरण प्रदान किया था, ठीक है। ऑगस्टस के शासनकाल से ही दोस्तों जो है पैक्स रोमाना, आपने सुना होगा, पैक्स रोमाना के युग का आरंभ माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंसिपेट ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपेट यानी कि प्रथम नागरिक, ठीक है। तो ये जो शासन था दोस्तों ये इसकी स्थापना करने वाला सम्राट कौन था, तो था दोस्तों अगस्टस ऑक्टेवियन, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।